हेलो स्टूडेंट्स, मैं हनुमान चौधरी, प्रवक्ता यांत्रिकी अभियांत्रिकी, जीपीसी हनुमानगढ़। अपना टॉपिक चल रहा था ग्राफिकल मेथड। अब तक अपन कर चुके हैं लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, एलपी मॉडल कैसे डेवलप होता है। उसके बाद अपन ने ग्राफिकल मेथड से एलपी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया था, जिसमें अपन मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम कर चुके हैं, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम कर चुके हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशंस कर चुके हैं, और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होता है वो भी देख चुके हैं। तो आज अपन करेंगे कि मल्टी ऑप्टिमम सॉल्यूशंस क्या है, डीजेनरेट कंस्ट्रेंट क्या है, और बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या है, ये देखेंगे। अब देखेंगे बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या है। ये एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है जो मैंने पिछली वीडियो में करा चुका हूं, जिसमें अपन ने क्या किया था, इसमें जो भी कंस्टेंट है इनको x1 और x2 के बीच एक ग्राफ में प्लॉट किया। देखो ये तीनों के तीनों कंस्टेंट है, एक ये री, एक ये, तीनों की तीनों। और उसके बाद हमें क्या मिला एक, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कंस्टेंट क्या कह रहा है, देखो ये कंस्टेंट कौन सा है, ये है, ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल है, इसका मतलब ऊपर का एरिया वो फेजिबल रीजन है। ये कंस्टेंट ये कह रहा है इसके ऊपर का एरिया फेजिबल रीजन है, ये कंस्टेंट ये कह रहा है इसके इस साइड का एरिया फेजिबल रीजन है। तो हमें एक कॉमन फेजिबल रीजन मिल गया। अब इस फेजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे अपने देखा था, ऑप्टिमल पॉइंट निकाला और ऑप्टिमम वैल्यू निकल गई। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी तो इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है जेड की, तो वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। अब मेरे को चेक ये करना था कि ये तीनों में से कौन सी बाइंडिंग कंस्टेंट है और कौन सी नॉन बाइंडिंग कंस्टेंट है। मैं क्या करूंगा, एक बाइंडिंग कंस्टेंट है उसको इक्वलिटी इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा और जो ऑप्टिमल पॉइंट है उसको उसके अंदर रखूंगा। देखो x1 की वैल्यू ये रखी, x2 की वैल्यू ये रखी, रखने के बाद में LHS बराबर RHS नहीं आया, इस कंस्टेंट का LHS बराबर RHS नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वो नॉन बाइंडिंग कंस्टेंट है। इसका मतलब ये भी देख लो ना, इस ये नॉन बाइंडिंग कंस्टेंट थी, वो यहाँ पे शो कर रखा है, ये नॉन बाइंडिंग कंस्टेंट है। क्या ये जो ऑप्टिमल पॉइंट है इस नॉन बाइंडिंग कंस्टेंट के ऊपर है? नहीं, वो थोड़ा सा इस साइड है, यानी जो कंस्टेंट है वो थोड़ी सी नीचे है, तो वो उसके ऊपर नहीं है। बट ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट इस कंस्टेंट के ऊपर है और इस कंस्टेंट के ऊपर है। तो नॉर्मल सी बात है, जब इस के अंदर मैं ये ऑप्टिमल पॉइंट रख के देखूंगा तो LHS बराबर RHS आएगा, इसके अंदर रखूंगा तो भी बराबर आएगा। तो ये दो है वो आपकी क्या है, बाइंडिंग कंस्टेंट होगी, और ये क्या है आपकी नॉन बाइंडिंग कंस्टेंट होगी। तो ये समझ लो कि जो बाइंडिंग कंस्टेंट होती है वो हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस देती है, यानी कोई भी प्रॉब्लम है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कौन देती है, बाइंडिंग कंस्टेंट। तो ये दोनों बाइंडिंग कंस्टेंट देखो, ये बाइंडिंग कंस्टेंट है इस फेजिबल रीजन को बाइंड कर रही है, एक बाउंड्री दे रही है उसको। दूसरी बाइंडिंग कंस्टेंट है वो भी उसको एक बाउंड्री है, मतलब उसको इस फेजिबल रीजन का एक पार्ट है, बट ये जो है वो नीचे है, इसका कोई यूज नहीं है। तो इस तरह की कंस्टेंट क्या होगी, नॉन बाइंडिंग कंस्टेंट होगी। इसको देखने का प्रोसीजर यही है, अपन क्या करेंगे, जो ऑप्टिमल पॉइंट आया था उसको पुट करके देखेंगे, LHS बराबर RHS आता है तो वो बाइंडिंग कंस्टेंट है, अगर इक्वल नहीं आता तो वो क्या है, नॉन बाइंडिंग कंस्टेंट है। तो इस प्रॉब्लम में ओनली एक ही ये नॉन बाइंडिंग कंस्टेंट है, बाकी ये दोनों है वो क्या है, बाइंडिंग कंस्टेंट है। अब है रिडंडेंट कंस्टेंट, डीजेनरेट कंस्टेंट और अननेसेसरी कंस्टेंट क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले एक तो एक अलग ही प्रॉब्लम है। देखो ये कंस्टेंट क्या कह रहा है, ये कंस्टेंट ये कह रहा है कि ये लाइन है और ये क्या है, लेस देन इक्वल है, इसका मतलब नीचे का एरिया फेजिबल रीजन है। ये कंस्टेंट क्या कह रहा है, ये कंस्टेंट ये कह रहा है देखो लेस देन इक्वल है, इसका मतलब इस साइड का एरिया है वो सारा का सारा फेजिबल रीजन है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंस्टेंट ये कह रही है कि इसके नीचे का ये एरिया फेजिबल रीजन है। और तीसरी कंस्टेंट देखो लेस देन इक्वल है, तो तीसरी कंस्टेंट ये कह रही है इसके नीचे का एरिया है वो फेजिबल रीजन है। तो मैंने जब देखा तीनों का कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, वो ये है। इसका मतलब ये जो फेजिबल रीजन है वो ये है, और अपन अब उसमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन किस पे देखेंगे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, कॉर्नर पॉइंट पे चेक करेंगे, और एक इस पॉइंट पे। अब बताए कि अननेसेसरी या फिर डीजेनरेट कंस्टेंट कौन सी है।
देखो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ओनली दो ही कंस्टेंट दे रहे हैं, और ये कौन से हैं, बाइंडिंग कंस्टेंट हो गए, और आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ये आ जाएगा। ठीक है, इन कॉर्नर पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा। बट क्या है, एक ये कंस्टेंट ऐसा कंस्टेंट है जिसका कोई यूज नहीं है, अननेसेसरी कंस्टेंट है, मतलब ना तो वो कोई ऑप्टिमम सॉल्यूशंस दे रहा है, और अगर ये कंस्टेंट नहीं न भी होता ना तो भी आपका यही सेम ही ऑप्टिमम सॉल्यूशन आता। तो इस तरीके के अननेसेसरी कंस्टेंट को ही डीजेनरेट कंस्टेंट बोलते हैं। अब देखते हैं मल्टी ऑप्टिमम सॉल्यूशंस क्या है। एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दी हुई है, ये कंस्टेंट दिया हुआ है, ये कंस्टेंट दिया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, और लेस देन इक्वल है तो नीचे का एरिया वो फेजिबल रीजन बता रहा है। दूसरी लाइन को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये बोल रहा है कि इस साइड का एरिया फेजिबल रीजन है, तो दोनों कंस्टेंट के अकॉर्डिंग फेजिबल रीजन मिला वो ये। अब मैं क्या करूंगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए कॉर्नर पॉइंट है उसको इसके z के अंदर रखूंगा, तो z की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है a पॉइंट और b पॉइंट पे, यानी इसके सॉल्यूशंस दो मिल रहे हैं। तो मैंने देखा कि a और b पे z की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब मैंने a और b के बीच में ऐसे अनंत पॉइंट मिल जाएंगे जिसपे z की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है और सेम वैल्यू मिल रही है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा, मल्टी ऑप्टिमम सॉल्यूशंस बोलूंगा। वो कैसे हुआ, फर्स्ट तो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप निकाली, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप मैंने निकाली y बराबर mx प्लस सी, m क्या है, स्लोप है, तो स्लोप निकली वो इतनी। ठीक है, उसके बाद में मैं एक कंस्टेंट देखी, दोनों कंस्टेंट की स्लोप निकाली, तो इस कंस्टेंट की स्लोप निकाली, इस कंस्टेंट की स्लोप देखो ये है, x1 की जगह मैंने रख दिया x, x2 की जगह मैंने रख दिया y, और y बराबर mx प्लस सी, m निकाल दिया, वो m क्या है, स्लोप, ये स्लोप निकल गई। ये स्लोप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप के बराबर है, साथ में ये जो कंस्टेंट थी वो बाइंडिंग कंस्टेंट है। तो मल्टी ऑप्टिमम सॉल्यूशंस तभी आएंगे जब आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप एक कंस्टेंट की स्लोप के बराबर है, और जिस कंस्टेंट की स्लोप उसके बराबर है वही कंस्टेंट बाइंडिंग कंस्टेंट भी होना चाहिए। अगर वो नॉन बाइंडिंग कंस्टेंट है तो मल्टी ऑप्टिमम सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। तो ये मेन कंडीशन है इसकी। एक लास्ट प्रॉब्लम के साथ अपन ग्राफिकल मेथड है वो समाप्त कर रहे हैं। तो देखो एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दे रखी है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये क्या दे रखे हैं, रिस्ट्रिक्शंस, यानी यही क्या होते हैं, कंस्टेंट्स होते हैं। उसके बाद में ये क्या है, नॉन नेगेटिव कंडीशन, यानी x1 x2 यानी डिसीजन वेरिएबल है वो जीरो यानी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इन्हें ये भी बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्टेंट भी बोलते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। देखो वही x1 x2 के ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो ये कंस्टेंट है ये रहा, और लेस देन इक्वल है तो इस साइड का एरिया आपका फेजिबल रीजन बता रहा है, ये कंस्टेंट है ये रहा, नीचे का एरिया फेजिबल रीजन बता रहा है, ये कंस्टेंट ये रहा, ये एरिया फेजिबल रीजन बता रहा है। तो मुझे कॉमन फेजिबल रीजन कौन सा मिला, ये। अब मेरे को ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन सब पे मेरे को चेक करना है, z की वैल्यू मैक्सिमम आएगी वही आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है, 4 0, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है 0 6। उसके बाद ये लाइन आपको C पॉइंट पे काट रही है, इस लाइन को B पॉइंट पे काट रही है, तो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट B है, इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है C, दोनों निकाल लूंगा। उसके बाद में देखो B दो लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे निकलता है वो आपको आता है, दो लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट C है, निकाल दिया। निकालने के बाद में सारे पॉइंट्स हैं उनको मैं z का जो फंक्शन है ये रहा, इसके अंदर पुट करूंगा, और देखा कि z की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आपकी B पॉइंट पे आ रही है। इसका मतलब B बराबर क्या है, B के निर्देशांक क्या है 2 6, वो क्या है ऑप्टिमल पॉइंट हो गया, और उस पे z की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 36, यानी आपका मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी ये। इसी के साथ आपका ग्राफिकल मेथड है वो समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो में अपन LP प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंप्लेक्स मेथड से करेंगे। धन्यवाद।